नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर छात्रा गैंगरेप मामले में कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी लोकेश बैरवा को गिरफ्तार किया गया। स्कूल के बाहर से किडनैप कर इस पर रेप करने के आरोप है। 13 जुलाई को 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। मुख्य आरोपी लोकेश बैरवा की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन पर हैं। आशीष, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, ये 13 जुलाई की घटना थी जब स्कूल के बाहर से स्कूल ड्रेस में एक बालिका का अपहरण हुआ था। 12वीं क्लास में जो बालिका पढ़ती थी उसका अपहरण किया था और बाइक पर बिठाकर दो युवक उसे एक जीरोता के समीप ले गए थे और उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस में थाने में जब मुकदमा दर्ज हुआ तो ये दोनों आरोपी हैदराबाद की तरफ चले गए थे। उसके बाद में पुलिस ने पीछा करते हुए इनको चेन्नई से पकड़ा और चेन्नई से उनको पूछताछ के बाद में यहाँ पर लाया गया। जैसे ही उन्होंने अपना जुर्म कबूला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी लोकेश बैरवा को गिरफ्तार किया गया है और दूसरा आरोपी थे उससे पूछताछ की जा रही है कि उसका इस पूरे घटनाक्रम में कितना शामिल था या नहीं था, क्योंकि गैंगरेप का मामला है। ऐसे में किसी की भी गिरफ्तारी गलत तथ्यों के आधार पर नहीं हो, इसलिए दूसरे आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और जो मुख्य आरोपी लोकेश बैरवा था जिसने इस रेप की वारदात को अंजाम दिया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली के सरोन थाना इलाके में एक हाइड्रा मशीन ने पैदल चल रहे दो युवकों को अपनी चपेट में लिया है। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे मौके पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मृतकों की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। कोटपुतली से हमारे संवाददाता हीरालाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि मामला सरून थाना इलाके का है, जहां नीम का थाना रोड पर जो चोटिया मोड़ है वहाँ दो युवक है जो सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान एक हाइड्रा मशीन की चपेट में वो दोनों युवक थे वो आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत है वो हो गई। इसके बाद जो हाइड्रा मशीन जो चालक था वो मशीन को लेकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और हाइड्रा मशीन को जब्त कर लिया है। हालांकि अभी दोनों युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो पुलिस ने है मौके पे पहुंचकर घटना की जानकारी ली है और जो मृतक युवक थे उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है। घटना के बाद जो नीम का थाना स्टेट हाईवे था वह जाम भी लग गया था। पुलिस ने है जो ग्रामीणों को समझाइश करके दोनों शवों को साइड मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौन ये युवक थे, इनकी कोई जानकारी मिल पाई है हीरालाल? जी, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो दोनों मृतक युवक हैं उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है दोनों युवक है जो आसपास के कई गांवों के हैं, जो यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते थे। यह प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक है जो पुलिस जो दोनों युवक हैं जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है, लोगों से जो है पूछताछ भी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। सरून थाना इलाके के चोटिया मोड़ पर यह हादसा हुआ है और एक हाइड्रा मशीन ने पैदल चल रहे दो युवकों को चपेट में लिया, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। तो वहीं अवैध खनन को लेकर आंदोलन कर रहे भरतपुर में संत विजयदास के बलिदान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। घटना के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित की गई कमेटी के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आदि बद्री धाम बचाने के लिए बलिदान, कनकांचल पर्वत के संरक्षण के लिए त्याग, ब्रज क्षेत्र की पहाड़ियों से संत को था प्यार, संत विजयदास का बलिदान नहीं जाएगा बेकार। अपना बलिदान दिया, आत्मदाह किया और उसके बाद जिस काम के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, जिस बद्री पहाड़ की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है, उस पहाड़ को देखने के लिए हम गए। वहाँ हमने ये देखा कि किस प्रकार से खनन माफियाओं ने
पूरे के पूरे पहाड़ के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अवैध खनन के खिलाफ संतों ने 500 से ज्यादा दिन आंदोलन किया। जब सरकार ने नहीं सुनी तब संत विजयदास ने बलिदान देने वाला कदम उठाया। अब बीजेपी के सांसदों की कमेटी ने भरतपुर के डीग पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और संत के आत्मदाह के मामले की सीबीआई से जांच की मांग की। विजयदास जी जिन्होंने सब कुछ समाज के लिए त्याग दिया, वह अंत में आकर परेशान होकर के उन्होंने अपने आत्मदाह किया। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सरकार के लोग एक एक व्यक्ति को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी, यह किस प्रकार का पाप अपने सर पे लेके आप जा रहे हो? मंत्री का जो खुलेआम जो लूट, पाप का कमाई का लूट कर रहे हो, कहीं न कहीं ईश्वर जरूर उनको इसकी सजा देगा और जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बीजेपी की जांच कमेटी में शामिल सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि संत विजयदास ने आत्मदाह नहीं बल्कि बलिदान किया है जो बेकार नहीं जाएगा। इतने लंबे समय तक 550 दिन थोड़े नहीं होते हैं। लोगों ने यहाँ धरने दिए, सब कुछ किया, और मैं तो ये कहूँगा कि महात्मा विजयदास जी ने आत्मदाह नहीं किया, अपना बलिदान दिया है। जिस तरह से 400 साल पहले अमृता ने वनों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, ठीक इसी तरह से यहाँ भी इन वनों की रक्षा के लिए, पर्वतों की रक्षा के लिए विजयदास जी ने अपना बलिदान दिया है। उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सांसद सतपाल सिंह और स्थानीय सांसद रंजीता कोली ने गहलोत सरकार को अल्टीमेटम देते हुए मामले में उचित कार्रवाई करने और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की। ये जनता कभी भी कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को कभी भी जो है माफ़ नहीं करेगी, और इसलिए आज जो है, आज हम सब लोग आप लोगों के सामने हैं। हमारी पार्टी आस्था के साथ है, इस देश की जो है जो तीर्थ भूमि उसके साथ है, और उनकी जो डिमांड है कि पर्यावरण को बचाया जाए, यहाँ की जनता को बचाया जाए, यहाँ के तीर्थ स्थलों को बचाया जाए। तो इस पर यही है कि उचित कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे हरे भरे जो पर्वत हैं उनको छन्नी कर दिया गया था। और शुरू से मैं भी इस लड़ाई को लड़ रही हूँ और हमारे महात्माओं से मेरी भी बातचीत होती रहती थी, और आज हम देखते हैं कि हमारे विजयदास महाराज जी हमारे बीच में नहीं रहे। संत विजयदास ने ब्रज की पहाड़ियों और आदि बद्री धाम के साथ कनकांचल पर्वत की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। वहीं इस मामले पर बैकफुट पर आई गहलोत सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि प्रकृति और धर्म के संरक्षण में जुटे संत को आत्मदाह के लिए कांग्रेस की सरकार ने विवश कर दिया। जांच कमेटी में शामिल किए गए लोग हैं, उनका कहना है कि पूरे मामले की जानकारी करके और जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाती है और उसके बाद में पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। हालांकि साधु संत और जो जांच कमेटी है वो पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने संत विजयदास के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि संत विजयदास के जाने का दुख सबको है, पूरे समाज को है। लंबे अरसे से धार्मिक पर्यटन को लेकर मांग चली आ रही थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्मदाह किया उसकी जांच की जाएगी। सीएम ने इस दौरान केंद्र पर हमला बोला और सरकारी एजेंसियों के राजनीतिक प्रयोग की बात कही। विजयदास जी महाराज साहब का जो हादसा हुआ वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, उसका दुख सबको ही समाज को है। और लंबे अरसे से इनकी मांग चली आ रही थी धार्मिक पर्यटन को लेकर के, ये जो कुछ माइंड हो रहा था। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो प्रशासन बन रहा है माइंड सारी लीगल माइंड है वहाँ पर। पहले बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में कुछ माइंड शिफ्ट हुई थी, पिछली गवर्नमेंट हमारी थी तब भी माइंड शिफ्ट हुई थी, वो भी लीगल थी, उसमें करीब 100 माइंड्स थी। अब ये 45 माइंड्स है, सब लीगल माइंड्स है। तब भी धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया, और अनफॉर्चुनेटली जब फैसला हो गया उसके बाद में हादसा होना नहीं चाहिए था। किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्मदाह किया उसको लेके ईडी में जांच बिठवाई है कि मालूम पड़े कि वास्तव में परिस्थिति क्या रही। धीरे धीरे देश समझ रहा कि ये बदले की भावना से ईडी का उपयोग करे।
सरकार बदलने में ईडी का उपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र का तो उदाहरण लेटेस्ट है, और छोड़ दीजिए आप। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, एक मंत्री जी अरेस्ट हो गए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, 50 एमएलए चले गए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ भी 30-35 करोड़ रुपये बटे। कल भी वो मैं देख रहा था इंटरव्यू दिग्विजय सिंह जी का। तो ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर। कोई धन बल के आधार पर लोकतंत्र को हत्या रहे लोग, धन बल के आधार पर लोकतंत्र को हाईजैक कर रहे हैं। कि जो हमने शानदार परफॉर्मेंस दी है, शानदार जो हमने योजनाएं दी है पब्लिक के लिए, हर चीज़ में, किसानों को भी, मजदूरों को भी, युवाओं को भी, छात्रों को भी, सोशल सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रखी है, स्वास्थ्य सेवाओं में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार रिपीट करे। वो लोग रिपीट करने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। रिपीट नहीं करी तो आज रिफाइनरी का 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो 70,000 करोड़ का हो गया है। हम चाहते हैं ERCP है इनकी योजना, वसुंधरा की बनाई हुई योजना है। हमने सरकार बनते ही एक दिन नहीं रोका उसको, बल्कि काम बढ़ा दिया हमने, 9,000 करोड़ में रख दिया उसके लिए। वहीं संत विजयदास की मौत के मामले में PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा कि यह मामला अभी का नहीं है, बीजेपी के शासनकाल से ही चला रहा है। बीजेपी का शासन था, तब अगर ये कार्रवाई कर देते और इस तरीके की बात नहीं होती, 5,632 हेक्टर का नोटिफिकेशन, और आज तो केवल 756 हेक्टर की बात है। तो हमने तो इस मामले को सुलझाया भी है, सुना भी है। इनकी ये आज का कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल कांग्रेस के शासन में कोई पैदा हो गया हो और हमारे इस शासन में कोई मुद्दा पैदा हो गया हो। चूँकि अब लीगल माइनिंगें होती हैं तो फिर बंद करते हैं, तो जो माइनधारी होते हैं वो कोर्टों में चले जाते हैं। तो इसलिए जो समय लगा है वो प्रक्रिया के अंदर और उसके अंदर लगा है। और ये लोग बाग केवल 550 दिन की बात कर रहे हैं। हमारे पास तो आए ही अभी थे, और आते ही मुख्यमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को घोषणा कर दी थी। और ये जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा कोर्ट का समय लगा, उसके बाद में ये फैसला कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर बेवजह भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अब बात रीट परीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ी रीट की महापरीक्षा आखिरकार संपन्न हो गई। शनिवार और रविवार को 4 पालियों में संपन्न परीक्षा में करीब 17 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। तो वहीं परीक्षा के लिए पहली बार चुनाव की तर्ज पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसे लेकर कई विवाद भी हुए। देखिए रीट परीक्षा की फाइनल रिपोर्ट। भारी सख्ती के बीच संपन्न महापरीक्षा। सैकड़ों की उम्मीद पर फिरा पानी। यहाँ पे 2:01 पर पहुँच गई थी। रास्ते में बहुत ज्यादा जाम था, इस कारण मैं 1.5 घंटे वहाँ पे घुसी रही। यहाँ पे इतने पुलिसकर्मी, वहाँ पे एक भी नहीं था। तो हमारी क्या गलती है इसमें? 5 मिनट लेट आई थी और मैंने SDM साहब से भी खूब गुहार करी कि मेरे को ले लो अभी तक टाइम है। और पुलिस साहब से भी कहा था, सबसे बोला, पर किसी ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के समापन के साथ ही न सिर्फ परीक्षार्थियों ने सुकून की सांस ली, बल्कि प्रशासन को भी राहत मिली है। पिछले एक पखवाड़े से प्रशासन इस महापरीक्षा के इंतजाम में लगा हुआ था। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने फुल प्रूफ इंतजाम किए। सख्ती ऐसी थी जो कई बार परीक्षार्थियों को भी भारी पड़ी। कहीं तो प्रशासन ने नरमी दिखाई, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन ने नियमों से बंधे होने की बात कहकर हाथ जोड़ ली। सबसे अहम बात ये रही कि रिट की परीक्षा के साथ ही मौसम ने भी अभ्यर्थियों की परीक्षा ली। पूरे प्रदेश में जमकर हुई बारिश की वजह से परीक्षार्थियों को सेंटर पर पहुंचने में देरी हुई, तो फिर मिन्नतों का सिलसिला भी शुरू हुआ। आपको बता दें कि रिट की 2 लेवल में परीक्षा हुई। शनिवार को लेवल 1 की परीक्षा 1 पाली में संपन्न हुई। शनिवार को लेवल 2 की 1 पाली की परीक्षा हुई, तो रविवार को 2 पाली में लेवल 2 की परीक्षा संपन्न हुई।
रिट 2022 में करीब 17 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। लेवल 1 की परीक्षा में करीब 4 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, तो लेवल 2 की परीक्षा में करीब 13 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। हर परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए थे। परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर पेपर जाने तक हर पल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एंट्री बैन रही। अभ्यर्थियों को शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता, कुर्ती पहनने की इजाजत रही। महिला अभ्यर्थियों के लिए दुपट्टा पहनना पूरी तरह से बैन है। वहीं पतले सॉल के जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की भी अभ्यर्थियों को इजाजत मिली। रिट परीक्षा में नकल के खिलाफ बने कानून को लागू किया गया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 से 12 साल की सजा और आरोपी की संपत्ति सीज करने का भी प्रावधान है। प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद के लिए परीक्षा के इस महाकुंभ में पेपर लीक का खौफ प्रशासन पर साफ साफ दिखा। 2021 की रिट परीक्षा से सबक लेते हुए इस बार चुनावों की भांति सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही इस परीक्षा में शामिल किया गया है। करीब 17 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा का सफल संचालन न सिर्फ योग्य उम्मीदवारों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी अग्नि परीक्षा से कमतर नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं रीट भर्ती परीक्षा 2022 का महाकुंभ जैसलमेर में सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। रीट परीक्षा के तहत जिले में 8,238 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 7,484 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं 754 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 2 दिन में 4 पारियों में संपन्न हुई इस भर्ती परीक्षा में 90% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने रीट परीक्षा के जिला नोडल अधिकारी दाताराम से खास बातचीत की है। रीट भर्ती परीक्षा 2 दिन और 4 पारियों में सफल हो चुकी है और जैसलमेर में शांतिपूर्ण माहौल के साथ और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा करवाई गई। हर परीक्षा केंद्र को छावनी बना दिया गया था। कुछ के हाथ निराशा लगी है जो लेट पहुंचे थे, लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर निकले उनमें भी खुशी थी। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पूरी जो है वो फोर्स लगी हुई है, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर एग्जाम होने के बाद जो पेपर्स है वो वापस और जो भी कामकाज है वो सारा प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। जैसलमेर प्रशासन और पुलिस विभाग जो है इसमें जुटा हुआ था। अब एग्जाम पूर्ण हो चुके हैं। हमारे साथ नोडल अधिकारी एडीएम जो है वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी जो है वो तैयारियां की गई थी और किस तरह से सफल आयोजन के लिए प्रयास किए गए जो आज जो है कहीं ना कहीं परिणाम के रूप में सामने? देखिए, राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार रीट की हमने प्रॉपर तैयारी की थी। जो भी निर्देश थे हमने उनकी पूरी तरह से तैयारी की थी। हमारे यहाँ 10 सेंटर थे। उसके प्रत्येक 10 सेंटर को हमने पुलिस से, प्रशासन से, शिक्षा विभाग से 2-3 बार चेक कराया, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो। बाउंड्री वगैरह होनी चाहिए, गेट वगैरह। हमने केवल एक गेट से एंट्री दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षार्थियों को जो एंटर करने का समय था वो परीक्षा से 2 घंटे पहले, यानी परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक, इस तरह से ये पहले बार भी यह व्यवस्था की गई ताकि किसी प्रकार की जो है अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं रहे। उसके बाद पेपर अंदर भेजा गया। इस तरह से ये सारी नई व्यवस्थाएं थी। हमारे यहाँ अभी जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसमें 8,238 हमारे टोटल परीक्षार्थी थे, जिसमें 7,484 उपस्थित हुए। 90.84% यहाँ पे परीक्षार्थी उपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान हम लोगों ने पूरी जो है पाबंदी रखी हर तरह से, और कोई भी व्यक्ति जो अनाधिकृत है उस पर प्रवेश नहीं करने दिया। हर एक व्यक्ति के जो जा सकते हैं उनका परिचय पत्र बनाए गए। बिल्कुल फोर्स की हमारी व्यवस्था रही, जहाँ जहाँ थे इस तरह से नॉर्म्स था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी और एरिया अधिकारी, ये लगातार हमारे सभी जो है तहसीलदार, एसडीएम और सीनियर अधिकारीगण, इसके अलावा हमने केंद्र पर्यवेक्षक जो जिला स्तरीय अधिकारी तो बिल्कुल अंदर बैठा है। इस तरह से हमारी परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। तो वहीं झुंझुनू शहर में कार में सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के डर से इस तरह से गाड़ी भगाई जिससे हादसा होते होते बच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सफेद कलर की एक कार और इसके आसपास पहले से ट्रैफिक पुलिस वाले पहुंचते हैं। उसके बाद वो अचानक से अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से दौड़ा देता है। इस घटनाक्रम में पुलिसकर्मी भी बाल बाल बचे। इसके बाद पुलिस ने पीछा किया। आरोपी कार चालक को
पकड़ा गया। और आपको बता दें कि आरोपी को एक कार को एक गली में छोड़ करके ये फरार हो गया। पुलिस ने मामले में युवक को हिरासत में ले लिया। गाड़ी पर गुडा मोड़ के पास गलत तरीके से ओवरटेक करने के भी आरोप हैं। हमारी ड्यूटी रोड नंबर 3 पे वीरू सिंह सर्किल से बूढ़ा मोड़ तक लगाई गई थी। परीक्षा आयोजन के दौरान हम यातायात व्यवस्था ड्यूटी कर रहे थे। समय करीब 4:50 के लगभग बगड़ साइड से बूढ़ा मोड़ पे एक ब्रेजा गाड़ी नंबर RJ18 CD 9363 का चालक गाड़ी को रोंग साइड में ओवरटेक करके आ रहा था। हमने उसको रोकना चाहा तो उसने गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई साइड में होकर। तो वहीं टोंक में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है और नदी से पानी ओवरफ्लो होकर के बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले के मालपुरा केकड़ी मार्ग पर इंदौली की सहोदरा नदी अपने पूरे उफान पर नजर आई। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से नदी के बाहर झरने की तरह से तेज रफ्तार से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नदी पर बने पुल पर भी पानी लगातार दिखाई दिया। बारिश का असर काटोली, नया गांव, लांबा हरि सिंह, ढीबरू समेत 2 दर्जन गांवों पर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश की वजह से टोरडी सागर बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से इस तरह से जलभराव वाले इलाकों से लोगों से दूर रहने की अपील की गई है। तो वहीं बूंदी जिले में बारिश के बाद पानी की आवक अचानक से बढ़ गई है और इसके बाद पिकनिक स्पॉट पर रौनक भी लौटने लगी है। कुछ ऐसा ही नजारा आज हाड़ौती के गोवा के नाम से मशहूर बरधा बांध पर देखने को मिला, जहां पर लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोगों ने जमकर खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाया। इससे उनका संडे फंडे में बदल गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।